वेरी वार्म वेलकम टू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो चैप्टर है अपना एम लक्ष्मीकांत का, उसका सेशन और पार्ट 4। इससे पहले हम लोग 3 सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग कांग्रेस के गठन के बाद से जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार हुआ था उसी को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जितना हो सके आपसे, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। साथ में पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ जो यहाँ से आपको मिलेगा। 1892 का हम सारे लोग जानते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी, लॉर्ड डफरिन के समय में। बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है, जैसे ही कांग्रेस की स्थापना होती है उसके बाद क्या होता है कि 1982 में एक अधिनियम पास किया जाता 1892 में एक अधिनियम पास किया जाता है, जिस अधिनियम में कांग्रेस जैसे ही 1885 में जो है वो यहाँ पर अगर देखें तो अस्तित्व में आती है। उसके बाद क्या होता है कि नौकरशाही जो लोग होते हैं जिनका अत्याचार भारत के ऊपर बहुत ज्यादा था, उनके कार्यों के विरुद्ध संसदीय संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने आवाज उठाना स्टार्ट किया कि ये जो ऑफिसर्स है ये भारत के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढाते हैं, ठीक है। इनके लिए एक ऐसा रूल बनाया जाए जो संसद के तरफ से जिसको संरक्षण प्राप्त होगा, इसका डिमांड होना स्टार्ट हुआ। और शासन प्रणाली में सुधार के लिए जो जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा था भारत में, उसके लिए इस एक फ्रेमवर्क को तैयार किया गया और ये बनकर के तैयार हुआ 1892 में। 1892 में बनकर के ये तैयार हुआ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान थे, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे एग्जाम में केवल क्वेश्चन आने वाले होंगे। यूपीएससी जो फैक्चुअल डाटा पूछती है, जिस फैक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल उसी को पुट करके आपको दिया जाता है कि आप एग्जाम में उस ऑप्शन को केवल चूज करें और आंसर दे। बहुत ज्यादा चीजों को जानना जरूरत नहीं होता है, एग्जाम को पास करना है केवल हमें। तो केवल फैक्ट्स वैसे जानने जरूरी है हमको जिससे एग्जाम मेरा निकलेगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दी गई हुई थी। अब इसको अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिएगा, इसमें आप अगर देखिएगा तो विधान परिषद में जो है राज्यपाल को जो है वो सदस्यों को क्या करना होता है, नियोजित करने का अधिकार होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सदस्य राज्यपाल के द्वारा किए जाते थे उसको आप डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं ऐसे कि गैर सरकारी सदस्यों को यहाँ पर इसकी संख्या को बढ़ाने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या था, टर्म एंड कंडीशन, की इनको वही बात है जैसे कि आज के समय में प्रेसिडेंट लोकसभा में जो है वो 2 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। राज्यपाल ऐसे ही जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है विधान परिषद में, इनको क्या होता है, वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। इलेक्शन में प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के सेम तरीका उस वक्त भी था जो 1892 में आया, इसमें इनको बहुमत देने का अधिकार नहीं था, बट ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते थे। इसके बाद 1892 में और एक चीज हुआ था कि इसमें विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दिया गया और ये बोला गया कि अब आपको क्या करना है कि बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार आपको होगा, जो गैर सरकारी सदस्य होंगे उनके लिए भी, ठीक है। अब इसमें एक और चीज जुड़ा हुआ था कि यहाँ पर आपको बोला गया कि बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार दिया गया। मतलब कि इससे पहले इनको बजट पे बहस करने का भी अधिकार नहीं था, जिस वक्त 1892 का अधिनियम आया था उससे पहले। इसके बाद अतिरिक्त सदस्यों की जो संख्या पहले 10 थी, इसको बढ़ा करके 16 कर दिया गया और ये भारत से चुने जाते थे। बात क्लियर है। अब आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसमें होता है द इंडियन काउंसिल एक्ट में, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंजेस आया था। ब्लंडर क्या हुआ था कि 1905 में लॉर्ड कर्जन जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसने क्या किया कि बंगाल का विभाजन कर दिया। काफी एक बोले तो हैप्टिक कंडीशन हो गया हुआ था, यहाँ पर पूरे बंगाल में लोगों का हालत खराब हो गया। जनमानस में जो है वो असंतुष्टि की भावना फैल गई कि अगर बंगाल का विभाजन हो जाता है तो इसमें इस विभाजन को किस बेसिस पर किया जा रहा है, इस विभाजन को क्या जात के बेसिस पे किया जा रहा है
या फिर इस विभाजन को जो है धर्म के बेसिस पे किया जा रहा है, किस बेसिस पे किया जा रहा है इसको। लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे, जनमानस में असंतुष्टि फैल गया, आंदोलन होने स्टार्ट हो गए। तो 1905 में जो है वो लॉर्ड मार्ले जो भारत में मंत्री थे, जो भारत मंत्री थे, और लॉर्ड मिंटो, ठीक है, जो भारत के वायसराय थे, इनको जो है वो क्या किया गया कि भारत भेजा गया, और इनका उद्देश्य था जनमानस में जो ये असंतुष्टि की भावना फैल गई है इसको कम करना। तो इनके सिफारिश के आधार पर 1909 में जो है एक अधिनियम लाया गया जिसको भारत परिषद अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका क्वेश्चन बार बार प्री में आता है, इसको कवर करते हुए चलिएगा आप लोग। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में कर लीजिएगा इसको, और 1909 अधिनियम को ही हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। अब इस सुधार में क्या हुआ था कि इस सुधार में क्या किया गया कि ये जो अतिरिक्त सदस्य होते थे जिनको भारत से चुन करके लाया जाता था, इनका संख्या जो पहले अब 16 कर दी गई थी 1892 में, इसको बढ़ा करके जो है वो 60 कर दिया गया, और टोटल सदस्यों की संख्या जो हो गई हुई थी वो 69 हो गई थी। ये 9 सदस्य जो होते थे ये उस परिषद में रहा करते थे और अतिरिक्त। अब नेक्स्ट जो आता है इसमें वो आता है आपका कि प्रांतीय विधान परिषद जो थे इसकी संख्या में भी वृद्धि कर दी गई। जो विधान परिषद थे, अब 6 विधान परिषदों में बंगाल में 55 कर दिया गया, मद्रास में 47, मुंबई में भी 47, संयुक्त प्रांत में भी 47, पंजाब में 25 और बड़वा में 16। इनमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या की वृद्धि कर दी गई, में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई कि भारत से डायरेक्ट रूप से लोगों का आना इसमें क्लियर हो पाए, वो अपने क्वेश्चन को रेज कर सके। तो ये चीज अगर आप देखें तो पृथक निर्वाचन का जो स्टार्टिंग हुआ था ये कहीं ना कहीं से जो है वो भारत में एक ऐसा कंडीशन पैदा कर दिया था जिसमें जात के आधार पर जो है निर्वाचन अपने सिस्टम को इस तरीके से डिवाइड कर रहा था कि लोगों को ये समझ में आने लगा कि कास्ट बेस्ड जो आपका चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं से जो है वो एक ऐसा सिचुएशन पैदा करेगा जो हमें आपस में लड़ाने का काम करेगा, और वही चीज यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। यही जो आपका 1909 में जो पास किया गया मार्ले मिंटो सुधार, इसमें पृथक निर्वाचन का आरंभ किया गया, जिसमें कि क्या हुआ था कि मुस्लिम को उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया, ठीक है, हिंदू के लिए अलग था। अब इसका भी विरोध होना स्टार्ट हुआ था जो 1919 में हम लोग देखेंगे, बट इस अधिनियम में 1909 में क्या हुआ था पहले इसको देखते हैं। इसके बाद बजट पर विचार विमर्श करने के लिए जो गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे उनको पावर मिला, और विधान परिषद को भी इसमें पावर मिला। साथ में विधान परिषद में एक और टर्म एंड कंडीशन क्या जोड़ा गया कि पूरक और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो संसद में जो पूरक और अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें तारांकित और अतारांकित प्रश्न भी जुड़े हुए होते हैं, इसमें केवल पहला स्टेप जो लिया गया हुआ था पूरक और अनुपूरक प्रश्न पूछने का, ये सबसे पहले 1909 से स्टार्ट किया गया हुआ था। ये आपके प्री के क्वेश्चन डायरेक्ट बन करके आते हैं। अब ये तो पृथक निर्वाचन का आरंभ किया 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के बाद। अब मार्ले मिंटो सुधार के बाद जब पृथक निर्वाचन का आरंभ हुआ तो ये कहीं ना कहीं से एक ऐसा सिचुएशन पैदा करेगा जो जात को और ज्यादा इंक्रीज करेगा, जो धर्म को इस तरीके से मोड़ेगा, इस तरीके से उसका जो है वो एक सर्कल बाउंड होगा जो कहीं ना कहीं से देश को तोड़ने का काम करेगा, डिवाइड एंड रूल्स का काम करेगा। सेम उसी तरीके से क्या हुआ कि 1909 में भारत सरकार अधिनियम को पास किया गया, और ये 1921 से लागू हुआ था, और इसको मार्ले चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मार्ले जो थे उस वक्त राज्य सचिव हुआ करते थे, जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार था, और चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय हुआ करते थे, वहां पे गवर्नर जनरल की बात थी। यहाँ पे इस अधिनियम में क्या किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान की गई कि कौन सा विषय केंद्रीय होगा और कौन सा विषय प्रांतीय होगा। अब केंद्रीय विषय पर जो है वो रूल बनाने का अधिकार जो है वो संसद के पास होता था, और प्रांतीय विषय पर जो था वो विधान परिषद रूल बनाया करती थी, ठीक है, ये पृथक कर दिया गया। अब एक और चीज किया गया इसमें कि प्रांतीय विषयों को फिर से 2 भाग में बांट दिया गया। ये जो प्रांतीय विषय था इसको 2 भागों में बांटा गया, और इसमें हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय को जोड़ा गया। तो हस्तांतरित विषय जो था वो गवर्नर का शासन होता था हस्तांतरित विषय पर, ठीक है, और आरक्षित विषय पर जो था वो गवर्नर कार्यपालिका की परिषद की सहायता से जो है इसके ऊपर रूल बनाता था या काम करता था। तो ये जो है अपने आप में एक दोहरी शासन व्यवस्था का काम होता था, ठीक है। तो दोहरी शासन व्यवस्था को पुनः आरंभ करने का जो स्टेप लिया गया था वो 1919 के अधिनियम से लिया गया हुआ था। इसके बाद जो है इस अधिनियम में पहली बार क्या किया गया
कि द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन का आरंभ किया गया। मतलब कि संसद को दो भागों में बांटा गया, लोकसभा और राज्यसभा आज के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचन होना स्टार्ट हुआ। डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन का बाद जहाँ पे आता है उसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से, ठीक है ना, लोगों का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ से जो आपके विधायक होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, क्योंकि आप उसमें जाकर के वोट कास्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया, कमांडर इन चीफ को छोड़ करके। तो 6 सदस्य में से 3 सदस्य भारतीय होते थे और 3 सदस्य जो है वो क्या होते थे, तो वो जो है वो ब्रिटिश के होते थे। और इसमें एक पोस्ट जो है वो कमांडर इन चीफ का होता था। और इसके बाद क्या हुआ कि इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाई, उसके बाद यूरोपीय को भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तार करने के लिए यहाँ पर जो है वो पावर दिया गया। मतलब वो भी यहाँ पर क्या कर सकते थे, तो निर्वाचन में भाग ले सकते थे। इसके बाद एक और चीज यहाँ पर निकल करके आया कि ये जो है राज्य परिषद में सदस्यों का चुनाव वैसे लोगों के द्वारा होता था। ये राज्य परिषद का बात करता है, ठीक है, राज्य परिषद का बात करता है। जो अभी के समय में अगर आप देखिए तो विधान परिषद हो जाता होगा। विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव ऐसे लोगों के द्वारा होता था। मतलब इसमें सारे लोग वोट कास्ट नहीं कर सकते थे। एक्चुअली में जो है इसमें वही वोट कास्ट करते थे जो कर अदा करते थे। वैसे व्यक्ति जो कर अदायगी करते थे उन्हीं को विधान परिषद के सदस्यों को चुनने का अधिकार था। इसके बाद भारतीय सचिव का जो वेतन था वो अंग्रेजी राजस्व से देना स्टार्ट किया गया हुआ था, लेकिन 1793 में ये पास किया गया कि जो भारत के सचिव होंगे उनको पैसा कहां से दिया जाएगा, वो भारत से दिया जाएगा, लेकिन भारतीय निधि से दिया जाएगा। लेकिन अब जो है ये पैसा दिया जाने लगा किसके द्वारा, तो अंग्रेज निधि से यह पैसा दिया जाने लगा, अंग्रेज के राजस्व से, जो पैसा अंग्रेजों को मिलता था। इसके बाद यहीं पे 1999 में ही महिलाओं को जो है वो मताधिकार दिया गया। इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था वोट करने में। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया हुआ था लोक सेवकों के परीक्षा को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए जो है वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और केंद्र के बजट को राज्य के बजट से पृथक कर दिया गया। मतलब संसद जो बजट पास करती थी उसको विधान जो राज्य परिषद था उसके जो बजट होते थे उससे इसको जो है वो कहीं ना कहीं से डिवाइड कर दिया गया। इसका बजट कुछ अलग होता था और इसका बजट कुछ अलग होता था। इसके बाद जो है वो राज्य विधानसभा को, इसको राज्य विधानसभा कर लीजिएगा, राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं पेश करने का अधिकार दिया गया कि वो अपना बजट स्वयं पेश करे। बाकी अगर इसमें प्रशासनिक विषय के ऊपर आप आते हैं तो यहीं पर मेन मैटर निकल करके आया हुआ था केंद्रीय विषय। केंद्रीय विषय पर संसद लॉ बनाती थी। और प्रांतीय विषय, इसी प्रांतीय विषय को चेंज करके 2 भागों में बांटा गया। पहला था रक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। तो रक्षित विषय पर गवर्नर जनरल डायरेक्ट रूप से अपना लॉ बनाते थे, जो वित्त, न्याय, पुलिस, सिंचाई और जेल व्यवस्था था। और हस्तांतरित विषय जो था इसमें कौन कौन सा चीज आता था, तो इसमें केंद्रीय जो भारतीय मंत्री होते थे वो आते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर इसी के अंडर में आता था। तो ये मैटर निकल करके आया हुआ था 1999 से, ठीक है। यहाँ तक की बातें अगर क्लियर है और आपको लगा कि ये सारे चीज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन से हम लोग 1935 के भारत शासन अधिनियम को डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर आपको ऐसा लगा कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ये आपका सेशन नंबर 4 था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेशन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो फिर से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का होगा। काफी छोटा वीडियो बना के दिया जाता है आपको कि आपके लिए बहुत ज्यादा बोरिंग ना हो और चीजों को बहुत आसानी से पढ़ सके आप अपने पॉइंट को नोट डाउन करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।